हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। यार आज की वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो इस बार एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जिन क्वेश्चंस के अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी देखने हैं तो उनके मैंने ऑलरेडी मेरे लाइव ले रखे हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। ये भी एक लाइव लेक्चर ही होना था बट क्योंकि यार पावर इशू हो गया जिस वजह से ये वीडियो लाइव नहीं जा पाया और बीच में रुक गया, तो इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड करके ये डाल रही हूँ। ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको खत्म करने हैं क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में आए इसके 80 to 90% चांसेस है। तो मैं एक एक करके आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी ज्योग्राफी के, तो आपको ध्यान से बस ये चीजें सुननी है। पहला क्वेश्चन है कि मिस्टर पालनी है तमिलनाडु से, या तो वो टी कल्टीवेट करना चाहते हैं या वीट कल्टीवेट करना चाहते हैं। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सी वाली क्रॉप उनके स्टेट में परफेक्टली लगाई जा सकती है और क्यों। तो यार इसे ऐसे याद रखो कि तमिलनाडु टी से आता है तो यहाँ पे टी बहुत अच्छे से कल्टीवेट हो पाएगी क्योंकि जो तमिलनाडु का क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो टी के लिए फेवरेबल है, वीट के लिए फेवरेबल नहीं है। अब क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो इसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बना दिया कि टी के लिए क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है वो आप देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे हैक है टी लव्स वार्म सॉइल एंड रेन नीड्स डीप फर्टाइल सॉइल। तो सबसे पहले तो टी को ग्रो होने के लिए कैसा रीजन चाहिए, वार्म सॉइल, यानी कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, तभी वो बहुत अच्छे से ग्रो हो पाती है। और तमिलनाडु का जो रीजन है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है, इसीलिए टी को तमिलनाडु में ग्रो करना अच्छा है। दूसरा क्या है, रेन होनी चाहिए, प्रॉपर बारिश होनी चाहिए, यानी पूरे के पूरे साल में लगातार कुछ शावर्स यानी कि बारिश होनी चाहिए। नीड्स डीप फर्टाइल सॉइल का मतलब कि जो टी है उसको ग्रो करने के लिए हमें डीप वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है और उस सॉइल का नाम होता है लेटेराइट सॉइल हमें चाहिए होती है। और ये लेटेराइट सॉइल में बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है और ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो टी को ग्रो करने के लिए सबसे बेटर प्लेस कौन सी है, हमारी तमिलनाडु है। क्यों? क्योंकि वहां का जो कंडीशंस है वो बिल्कुल फेवरेबल है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, सॉइल वार्म होती है, वहां पे लेटेराइट सॉइल है जिसमें अच्छा ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है और साथ में जो रेन है वो बहुत अच्छे तरीके से सारे साल होती है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है टी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माइनिंग एक्टिविटीज क्या चीजें हार्म करती है, क्या हार्म होता है उसको लोगों के हेल्थ पे और साथ साथ में इन्वायरमेंट में माइनिंग कैसे हार्मफुल है। इसका पहला रीजन तो क्या है कि जो माइनिंग होती है ना वो डस्ट एंड नॉक्शियस फ्यूम यानी कि बहुत ज्यादा जहरीले फ्यूम्स निकलते हैं माइनिंग करते हुए। ये क्या करते हैं लोगों को, यानी जो लोग माइनिंग करते हैं उनको पल्मोनरी डिजीजेस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि यार जब माइनिंग होती है ना तो कभी कभी जो छत होती है वो कोलैप्स हो जाती है, नीचे गिर जाती है। दूसरा पॉइंट है इनंडेशन एंड फायर, मतलब लोकल जो कोल माइंस है उसमें फायर बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है, ये भी सबसे बड़ा खतरा है। चौथा रीजन ये है कि जो आपका माइनिंग है वो बहुत ज्यादा डेंजरस जॉब है। क्यों है डेंजरस जॉब? एक तो इसमें आपके पास इतनी सारी चीजें मैंने बताई कि भाई वहां पे आपको पल्मोनरी डिजीजेस हो सकती हैं, आपका माइन रूफ कोलैप्स हो सकता है, फायर लग सकती है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत ही ज्यादा वेस्ट जनरेट करती है, इसीलिए भी ये हार्मफुल है, बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस जनरेट करती है। चौथा है कि लोकल जो फ्लोरा एंड फौना है उसको भी डिस्टर्ब करती है। क्यों करती है? माइनिंग करने के लिए खोदा खादी होती है तो आसपास का सारा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लास्ट है कि रिमूवल, जो अपर सॉइल होती है ना, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, उसका अननेसेसरी रिमूवल होता है, बहुत सारा रिमूवल होता है जिस वजह से आपका सॉइल इरोजन भी हो जाता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि लोकल फ्लोरा एंड फौना तो डिस्ट्रॉय होते ही होते हैं, वाटर रिसोर्सेज भी सारी की सारी गंदी हो जाती है माइनिंग की वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है कि जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं आर द बेस्ट ऑप्शन टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स। अगर हमें नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना है तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज बेस्ट है। पहली बात तो क्यों बेस्ट है? क्योंकि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है, बार बार रिन्यू हो सकती है, खत्म नहीं होगी, इनएग्जॉस्टेबल है। दूसरा पॉइंट इनएग्जॉस्टेबल है, बिल्कुल खत्म नहीं होती है। एग्जाम्पल्स क्या है आपका, सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी की सारी आपकी क्या हो गई, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये इनएग्जॉस्टेबल है, जैसे मैंने बताया खत्म नहीं होती है, तो अगर हम क्या करें, इसको प्रॉपर तरीके से यूज करें, प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको यूज करें तो हम अपने इन्वायरमेंट को काफी हद तक बचा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या होता है बेटा, इसके ना ये जैसे नेचुरल गैस जैसी जो चीजें होती हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है, बहुत ही कम एमिशंस होती है किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो इससे फायदा क्या होता है कि हमारा नेचर भी कंजर्व करके रहता है। दूसरा क्या है कि जो रिन्यूएबल, ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इससे जो हमारा वेस्ट है, सेकेंडरी वेस्ट, वो बिल्कुल कम प्रोड्यूस होता है। अगर हम
सोलर एनर्जी यानी सोलर का यूज कर रहे हैं तो उससे क्या क्या वेस्ट निकलेगा, कुछ भी वेस्ट नहीं निकलेगा। तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ सेकेंडरी वेस्ट होता है, बहुत ही कम आपका सेकेंडरी वेस्ट निकलता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं और पॉल्यूशन नहीं होता, इससे हम ग्लोबल वार्मिंग से भी बच सकते हैं। तो इसमें से कोई भी 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आए। बस इसमें मेजर चीज ये याद रखनी है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब होता है ऐसी एनर्जी सोर्सेज जो क्या है, रिन्यूएबल है, जिसको हम बार बार बेटा रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। एक्स इज द रीजन for the concentration of woolen industries, woolen textile industries in the subtropical region in India versus their absence in the southern part of India। अब वो कह रहे हैं कि जो woolen industries है वो सारी की सारी आपकी southern part में एक भी woolen industries नहीं है, सारी की सारी subtropical region में है। ऐसा क्यों है? सबसे पहला रीजन है क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो सदर्न इंडिया है उसका क्लाइमेट है ही नहीं फेवरेबल फॉर वूल प्रोडक्शन, अगर वूल प्रोडक्शन करना भी हो तो वो एरिया बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। दूसरा क्या है, वहां का टेम्परेचर सुटेबल नहीं है, यानी कि जो वुलन टेक्सटाइल्स की डिमांड है वो बहुत कम है क्योंकि सदर्न पार्ट बहुत ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड है। और तीसरा है कि जो शीप रेयरिंग होती है ना वो वहां बहुत ज्यादा नहीं होती है, इस वजह से भी वो सुटेबल नहीं है। लेकिन हमारा जो दूसरा सब ट्रॉपिकल रीजन है वो सुटेबल क्यों होता है, क्योंकि ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट सब ट्रॉपिकल रीजन में हमें मिल जाती है जो हमें एक वुल टेक्सटाइल को लगाने के लिए चाहिए। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वुल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में होती है। ये बहुत सिंपल है, ये 3 पॉइंट याद रख लेना कि सदर्न इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, दूसरा शिप रेयरिंग बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेडेड नहीं है, और तीसरा है कि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन जो बहुत ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड है, इसीलिए वुलन टेक्सटाइल की बहुत ज्यादा वहां पे डिमांड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो जब मैं इसकी पीपीटी दूंगी आप देख सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस यही बोला है कि अगर कहीं पे सूखा पड़ गया है, बिल्कुल वाटर शॉर्टेज है वहां पे, तो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं भाई, एग्रीकल्चर अफेक्ट भी हो जाता है, आपका लोगों की लाइवलीहुड भी अफेक्ट हो जाती है। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि जो हमारा नेचर है इट रिप्रेजेंट इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस, की रिसोर्सेज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर कहीं पे वाटर की कमी है तो उससे बहुत चीजें अफेक्ट हो रही है, एग्रीकल्चर भी अफेक्ट हो रहा है, लोगों की लाइफ भी अफेक्ट हो रही है, फूड रिसोर्सेज भी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, और दूसरा ये बता रहा है कि क्या क्या सिचुएशन दिखा रहा है, लैक ऑफ कौन सी रिसोर्स प्लानिंग का लैक है यहाँ पे, वाटर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2 फॉसिल फॉइल्स बताना है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। बहुत ईजी है लेकिन आता है एग्जाम में। देखो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कभी 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ जाता है। आपसे बोला है कि जो बायोगैस प्लांट्स है वो वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्यों है रूरल एरियाज में। सबसे पहले तो यार सबसे पहला रीजन देखो, जब तुमने रूरल देख लिया ना तो समझ जाओ क्या पहला रीजन हो सकता है, वो चीप है। सबसे पहले तो वो सस्ता है, सेफ है एंड रिन्यूएबल, बार बार उसको रिन्यू कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है यार, वो डोमेस्टिक लाइटनिंग, कुकिंग, स्ट्रीट लाइटनिंग, हर एक चीज के लिए यूज हो जाता है। तीसरा है कि इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, यानी ब्लू फ्लेम से बर्न होता है, कोई भी ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, इसीलिए ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। और लास्ट इसका पॉइंट होता है कि ये सैनिटेशन, सराउंडिंग की सैनिटेशन को भी इंप्रूव करता है। जो भी आपके आसपास का कचरा हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, ये डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, इन सबको यूज करके ये बनाया जाता है। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस से डिलीटेड है तो ये आपको मैं नहीं करा रही हूँ। ठीक है, चलो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बताओ सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान में कैसे होती है। सेमी एरिड रीजन मतलब ऐसे रीजन जो बहुत ज्यादा सूखे नहीं है, थार डेजर्ट्स के कंपैरिजन में थोड़े कम सूखे हैं लेकिन सूखे इलाके हैं, उसके बारे में बताना है कि वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रैक्टिस है वो है आपकी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी सब लोग रूफ ऐसे छत बना देते हैं घरों की, उस छत में जो है अपना पानी सेव करते हैं, जब बारिश आती है तो उस छत में पानी कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो एरिड सूखे इलाके होते हैं तो वहां पे जो एग्रीकल्चरल फील्ड होते हैं ना उसमें क्या करते हैं वो लोग एक इस तरीके का सिस्टम बना देते हैं जिसको हम खादिन बोलते हैं। तो खादिन सिस्टम में क्या होता है कि एक इस तरीके से जैसे ही पानी आया एक ऐसी सी वॉल क्रिएट कर देते हैं ताकि सारा का सारा पानी यहीं पे कलेक्ट हो जाए। और ये पानी क्या करता है ना, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको खादिन बोलते हैं। खादिन कहाँ बोलते हैं इसको, हम जैसलमेर में, और जोहड़ बोलते हैं बाकी के पार्ट ऑफ राजस्थान में इसको जोहड़ बोला जाता है। अब ये खादिन स्ट्रक्चर करता क्या है कि जो सॉइल होती है ना उसको मॉइस्ट कर देता है, क्योंकि वहीं पे पानी खड़ा रह जाता है तो ये सॉइल को क्या कर देता है बच्चों, मॉइस्ट कर देता है। तो वाटर जो कंजर्व करने का ये दूसरा तरीका है। तीसरा बोल रखा है कि जो सेमी एरिड और एरिड रीजन है राजस्थान
राजस्थान के जैसे बीकानेर हो गया, ऐसे रीजन्स में ना पहले ही टाइम से बड़े बड़े टंकी घर पे बनी हुई थी ऑलरेडी लोगों की, तो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, तो इसीलिए उनके यहाँ क्या प्रैक्टिस होता है कि उनके पास ऑलरेडी बहुत पुराने टाइम से टैंक रखे हुए हैं वाटर को बचाने के लिए। अब वेस्टर्न राजस्थान मतलब वो राजस्थान जो सूखे बंजर इलाकों से हल्का सा दूर है, उस राजस्थान में अब ये प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। क्यों बंद हो गई है? क्योंकि वहां पे पानी की अब एज सच कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि एक जो कैनाल है राजस्थान कैनाल, जिसको इंदिरा गांधी कैनाल भी कहते हैं, ये सारे घरों में जाके पानी ऑलरेडी पहुंचाती है। इसीलिए वेस्टर्न राजस्थान के एरियाज में काफी हद तक आपका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो कम हो गया है, इट इज ऑन डिक्लाइन। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखना, ठीक है, खादिन्स और जोहड़, ये 2 चीजें आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको जूट इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो क्या अच्छी लोकेशन होगी, दामोदर बेसिन या हुगली बेसिन? तो आपको पता है हुगली बेसिन इसके लिए आंसर है कि इसका सही तरीका होगा हुगली बेसिन का, क्योंकि सबसे पहला क्यों होगा हुगली बेसिन में अगर हम जाकर के जूट इंडस्ट्री लगाएं, वो क्यों बेनिफिशियल है, क्यों है? सबसे पहले तो वो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया के बहुत पास में होगा। अगर हम हुगली बेसिन के पास में जाकर के अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया के पास में होगा। हुगली रिवर ऐसे वेस्ट बंगाल की तरफ होती है हुगली बेसिन। अब इनएक्सपेंसिव, वहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा सस्ता है। हमेशा याद रखना जब हम किसी भी मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं, लेके आते, कहीं भिजवाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो इनएक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा चीप मेथड होता है सामान को भिजवाने का, वो होता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे दूसरा क्या है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता है। नेटवर्क रेलवेज, क्योंकि यार वेस्ट बंगाल, वहां पे वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी है? कोलकाता। तो इस वजह से वहां पर रेलवेज बहुत अच्छी है, रोडवेज बहुत अच्छी है, वाटरवेज अच्छी है, तो मटेरियल आराम से मिल से इधर उधर ले जाया जा सकता है। चौथा पॉइंट क्या है कि वाटर की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा पानी है वहां पे जूट को प्रोसेस करने के लिए। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चीप लेबर मिल जाता है, चीप लेबर मिल जाता है वहां पे। उड़ीसा भी है, बिहार है, यहां से काफी हद तक सस्ते में लेबर मिल जाता है, इसीलिए भी ये बेटर प्लेस है जूट इंडस्ट्री लगाने के लिए। और लास्ट है कोलकाता में बैंकिंग, फाइनेंस, ये सारी की सारी फैसिलिटीज मिल जाती है जो इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए चाहिए होती है, इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रख लेना है कि क्यों ये बेटर प्लेस है, क्योंकि वहां पे जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, पानी बहुत सस्ता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता है, अच्छी नेटवर्किंग है, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी, इस वजह से फाइनेंसिंग, बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है। पानी की कोई कमी नहीं है और चीप लेबर भी मिल जाता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया बहुत ही ज्यादा रिच है और वेरीड मिनरल, इंडिया के पास बहुत ही ज्यादा रिच और वेरीड मिनरल, बहुत अलग अलग तरीके के मिनरल रिसोर्सेज हैं, बट दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन अलग अलग है, एक ही जगह पे नहीं है, कोई चीज कहीं पर है, कोई चीज कहीं पर है। एक्सप्लेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसा है ये? पहला है पेनिनसुलर रॉक्स। पेनिनसुलर रॉक्स हो गए, ये वो रॉक्स होती है जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती हैं, इनके बहुत ज्यादा, इसकी बहुत वैल्यूएबल होती है। क्यों वैल्यूएबल होती है? इस पे मिनरल्स निकलते हैं, जैसे कोल हो गए, बहुत सारे मेटल्स हो गए जैसे माइका, और बहुत सारे मिनरल्स जो नॉन मेटल्स होते हैं, तो इसीलिए पेनिनसुलर रॉक्स। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो पेनिनसुलर रॉक्स, यहाँ पे ये सारी चीजें हमें मिलती है। दूसरा क्या हो गया भाई? सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? कहाँ हमें पेनिनसुलर रॉक्स हो गई, अब कहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स? अब सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या बोल रहा है कि ये एक्यूमुलेशन एंड कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स, जब सेडिमेंट्स क्या होते हैं, बिल्कुल कंप्रेस होते हैं आपस में, तब ये बनती है रॉक्स। और इस इंडिया में जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला लाइक गुजरात एंड असम have rocks that contain a lot of petroleum। अब जो भी गुजरात और असम के साइड में जितने भी इलाके हैं वहां पे ऐसी ऐसी रॉक्स होती हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपका पेट्रोलियम डिपॉजिट होता है, जिसमें पेट्रोलियम होता है, ठीक है। तो पेनिनसुलर रॉक्स कहाँ पे मिलती हैं? आपको सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में मिलती है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कोल्स। यहाँ पे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स वाला पॉइंट क्या है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वहां पे जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला में, जैसे कि गुजरात और असम में क्या मिलता है आपको? रॉक्स मिलती है जिसपे बहुत ज्यादा पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होता है। राजस्थान, इस स्टेट में क्या होती है? रॉक्स बिल्कुल सिमिलर होती है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया की रॉक्स की तरह, लेकिन इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आयरन बेस्ड तो नहीं है, बट लॉट ऑफ मिनरल्स हैं जिसको हम नॉन फेरस मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। अब है नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स हैं, तो कैसे देखो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई मिनरल्स किसी कहीं पर है, कोई मिनरल्स कहीं पर है। नॉर्थ इंडिया में जो प्लेन्स है, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वो ज्यादा से ज्यादा सॉइल डिपॉजिट्स का बना हुआ है जो रिवर्स की वजह से हुए हैं, एंड उसमें ज्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स नहीं है। तो कहीं पर तो कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यूएबल मिनरल्स ही नहीं है, और कहीं कहीं पर बहुत अलग अलग तरीके के वैल्यूएबल मिनरल्स हैं। तो ये मैंने हेडिंग इस तरीके से डाल के इसलिए लिखा ताकि आप इसे याद कर सको। पेनिनसुलर रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, राजस्थान, और जो नॉर्थ इंडिया प्लेन्स है वहां पे एज सच कोई बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
अब कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स किस नेम से जाना जाता है? हॉर्टिकल्चर, जो एक साइंस होती है, इसको आप पढ़ लेना, ये ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स में पूछा जाएगा या 1 मार्क में, उससे ज्यादा नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है? वो मिनरल्स जिन पे मेटल्स होते हैं वो मेटेलिक होते हैं, जो मिनरल्स जिसमें मेटल्स नहीं होते हैं वो नॉन मेटेलिक होते हैं। ये मिनरल्स मेलेबल और डेक्टाइल होते हैं, इजीली इनको फोल्ड किया जा सकता है, शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये वाले मिनरल्स क्या होते हैं? नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, ना तो इसको शीट्स में बना सकते हैं ना थिन वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ये मिनरल्स मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। कौन से वाले? एम वाले, मेटेलिक मिनरल्स। तो इसको एम और एम ऐसे याद रख लेना, मेटेलिक और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। और ये जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है ये मोस्टली आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। मेटेलिक मिनरल्स में लस्टर होता है, यानी शाइन होती है, लेकिन नॉन मेटेलिक मिनरल्स में कोई लस्टर या कोई शाइन नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या हो गया? आयरन ओर हो गया, कॉपर हो गया, ये आपके मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हो गए। और नॉन मेटेलिक के जिप्सम, पोटैश, सॉल्ट एटसेट्रा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लाइफ। मिनरल्स इंडिस्पेंसिबल, हम हटा ही नहीं सकते जिंदगी से, बताओ क्यों? सपोर्ट योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि हर एक चीज, एक छोटी से छोटी पिन से लेकर के बड़ी शिप से लेकर के बड़ी बिल्डिंग से लेकर के एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मिनरल। सब कुछ मिनरल से बना हुआ है। रेलवे लाइंस हो गई, हमारी जो रोड्स हो गई, जो हमारी मशीनरी हो गई, वो सब कुछ मिनरल से बना हुआ है। कार्स हो गए, बसेस हो गए, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मिनरल। इवन द फूड दैट वी ईट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। ये सारे पॉइंट्स आपको इस पर्टिकुलर आंसर में लिखने हैं। यू विल इजीली गेट 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये एक बार आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बैड क्वालिटी वाटर। क्यों है भाई बैड क्वालिटी वाटर? सारा का सारा पानी सही ही नहीं है, या प्योर नहीं है, या ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ पानी बहुत गंदा है, जैसे कि पहला तो रीजन है पोल्यूशन की वजह से, जो हम डोमेस्टिक ट्रैश होता है वो सारा का सारा पानी में डाल देते हैं। इंडस्ट्रियल वेज इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन की जो हमारे वाटर है वो बहुत ज्यादा डर्टी हो गया है। पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, इस वजह से ये जो वाटर है ये ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। और यही सब कुछ रीजन है जिससे कि पानी हमारा गंदा हो जाता है। ये 2 मार्क में क्वेश्चन आता है, लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, यानी कि डैम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इरिगेशन फैसिलिटीज पहले तो बेहतर हो जाती है, पानी सारा का सारा जमा हो जाता है, पानी की कोई कमी नहीं होती, बहुत अच्छे से इरिगेशन आप कर सकते हो, तो एग्रीकल्चर बूस्ट होता है बच्चों। दूसरा क्या है, फ्लड को कंट्रोल करके रखता है, फ्लड को कंट्रोल करके रखता है। जब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। दूसरा क्या है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम नेविगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेविगेशन का क्या मतलब होता है ना, कि जब पानी एक लेवल के बाद स्टेबल हो जाता है तो लोग इसमें बोटिंग और ये सब भी बहुत इजीली कर सकते हैं। फॉरेस्ट एंड फिशरीज भी एनकरेज होती है सब की वजह से। ड्रिंकिंग वाटर बहुत अच्छा हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि इससे ना इंडस्ट्रीज भी एनकरेज होती है यहाँ पे आके सेटअप करने के लिए, क्योंकि उनके लिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। बहुत इजीली अपना वाटर ट्रांसपोर्टेशन वो लोग कन्वे कर सकती हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल को पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर से उधर भेजना हो अगर, तो रॉ मटेरियल को भेजने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम भेज सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि सॉइल क्या होती है, सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है। सबको पता है सॉइल इट्स लाइक अर्थ स्किन, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, यानी खत्म नहीं हो सकती है, बार बार रिन्यू होती जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनिमल हमारे लिए, ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर या बहुत सारे फूड आइटम्स ग्रो कर सकते हैं हम। अब फैक्टर्स क्या है फॉर्मेशन करने के, यानी सॉइल फॉर्मेशन के क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेटा सबसे पहला तो होता है कि सॉइल बनती कैसे है, पेरेंट मटेरियल। तो सॉइल क्या करती है, जैसे रॉक्स हैं, तो रॉक्स जब टूटती है, आपस में टकराती है, क्रैक्स है, तो उससे सॉइल फॉर्मेशन होती है। अब सॉइल भी डिपेंड करती है, जैसे कि क्या होता है कि हर एक सॉइल का अलग अलग कलर होता है। फॉर एग्जाम्पल जो ब्लैक सॉइल होती है वो वॉल्केनिक रॉक से निकलती है, तो वॉल्केनिक रॉक से निकलने वाली ब्लैक सॉइल, ऐसे रेड सॉइल भी होती है, अलग अलग सॉइल्स होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्लाइमेट अफेक्ट करता है। क्या फैक्टर्स है, दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेदर बहुत ज्यादा जरूरी है, हॉट एंड कोल्ड, वेट और ड्राई, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कितने जल्दी ब्रेक डाउन होगा और सॉइल बनेगी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा होता है रोल ऑफ प्रेसिपिटेशन। रोल ऑफ प्रेसिपिटेशन से क्या कहने का मतलब है कि जितनी ज्यादा ड्राई प्लेसेस हैं वहां पे जो सॉइल होती है बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाती है, बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाती है, उन्हें नमी नहीं मिलती। लेकिन वेट प्लेसेस में जो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा वेट है, तो रेन क्या कर देती है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट सॉइल के ले जाती है, जिस वजह से जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है प्लांट्स के लिए। टेम्परेचर का क्या रोल होता है, टेम्परेचर का, जैसे अगर टेम्परेचर हॉट हो रहा है या कोल्ड हो रहा है, उस हिसाब से सॉइल भी या तो क्या करती है,
श्रिंक करती है, या तो स्वॉलो, या तो मतलब थोड़ी फूल जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। ये सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, व्हाट इज लैंड रीजनरेशन, डीजनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड डीजनरेशन का क्या मतलब होता है और ये क्यों होता है, इसके कुछ कॉजेस बताने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी और द यूजफुलनेस ऑफ लैंड इज नोन एज लैंड डीजनरेशन। जब लैंड पूरी खराब हो जाती है, डीजनरेट मतलब होना, खराब हो जाना, उसकी जितनी भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, यूजफुलनेस खत्म हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब सबसे पहला क्या होता है, डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। अब अगर लैंड खराब हो रही है मतलब लैंड कम फर्टाइल होती है, इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, ठीक है, लोग उस लैंड को बहुत ज्यादा आगे पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर पाते। क्या फैक्टर्स हैं, कैसे हो रही है लैंड डिग्रेडेशन? सबसे पहला पॉइंट क्या है, माइनिंग साइट्स। लोग क्या करते हैं, माइनिंग साइट्स में खुदाई करते हैं और उसको वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। वो सारा का सारा जो फ्लोरा और फौना, जो टॉप सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है और वो सारी की सारी लैंड खराब हो जाती है, वो सारी लैंड डैमेज हो जाती है। ये कहाँ कहाँ होता है, स्टेट्स लाइक ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये बहुत बड़ा स्कार छोड़ देते हैं धरती पे। तो पहला रीजन है माइनिंग एक्टिविटीज। दूसरा है भाई आपका डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, जब हमें माइनिंग करनी होती है तो हम बहुत ज्यादा पेड़ों को काट देते हैं। उन सारे पेड़ों को काटने की वजह से जो लैंड होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे छोड़ देती है और बहुत ज्यादा कमजोर बन जाती है। ये भी एक दूसरा रीजन है। और इसका भी अगेन कौन कौन से जगहों पे होता है, ओडिशा, झारखंड, याद रख लो। देखो ओडिशा झारखंड यहाँ पे भी है, ओडिशा झारखंड यहाँ पे भी है, मध्य प्रदेश में भी है, क्योंकि दोनों माइनिंग के बारे में बात हो रही है। तीसरा क्या होता है, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा जब क्या करती है गाय या फिर जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, जब बहुत ज्यादा लोग ग्रास को बार बार खाने लग जाते हैं। तो वो गुजरात और राजस्थान जैसे जगहों पे बहुत होता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो लैंड हो जाता है वो डैमेज हो जाती है। बहुत ज्यादा घास खाने से पूरी की पूरी लैंड डैमेज हो जाती है, ठीक है, और वो अनहेल्दी हो जाती है। ओवर इरिगेशन, कई बार हम इतना सारा पानी दे देते हैं लैंड को कि वाटर लॉगिंग, पानी जमा हो जाता है, उससे भी उसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते हैं और सॉइल भी बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाती है और उसमें हम कुछ ग्रो नहीं करा पाते। दूसरा रीजन क्या है, मिनरल प्रोसेसिंग, डस्ट। जब मिनरल्स हो गए जैसे लाइमस्टोन हो गए, कैल्साइट हो गया, इसको इंडस्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है तो वो एक ऐसा डस्ट क्रिएट करते हैं जिससे क्या हो जाता है, वाटर ब्लॉक हो जाता है और वो वाटर क्या है ना, ग्राउंड में सोक नहीं हो पाता, वो ऐसी लेयर की तरह ऊपर बना देते हैं। लास्ट पॉइंट होता है इंडस्ट्रियल वाटर। जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितना भी कूड़ा कचरा होता है इंडस्ट्रीज का, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। उसमें इतने हार्मफुल स्टफ होते हैं कि जो आपका वाटर है वो डर्टी तो हो ही जाता है, साथ में वो बिल्कुल सेफ भी नहीं होता, वो सारा का सारा क्या कर लेता है, सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो समझ आ गया आपको लैंड डिग्रेडेशन क्या है। लैंड डिग्रेडेशन जब कोई भी लैंड अपनी प्रोडक्टिविटी को लूज कर देता है। कैसे लूज कर देता है, बहुत सारे रीजंस की वजह से। उसके रीजंस क्या है कि माइनिंग साइट्स लोग ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। उसके बाद है ओवर ग्रेजिंग, जब बहुत ज्यादा जानवर बहुत ज्यादा चारा खाने लगते हैं अननेसेसरीली। ओवर इरिगेशन इज वन ऑफ द रीजंस। मिनरल प्रोसेसिंग, जब मिनरल प्रोसेस होता है कैल्साइट वगैरह, तो उसका जो डस्ट निकलता है वो जमा हो जाता है, वो फिर नीचे नहीं जा पाता है, पानी नीचे नहीं जा पाता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है। नेक्स्ट देखते हैं, दो तरीके बताओ जिससे आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। बहुत है, इजी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर लिया, सोलर एनर्जी का यूज कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ कर ली। 2 मार्क्स में ही आएगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, कॉपर क्या है, उसके यूजेस क्या है, लिख सकते हो। कॉपर क्या होता है, कॉपर के क्या यूजेस हैं। सबसे पहले क्या क्वालिटी है, डक्टाइल होता है, मेलेबल, थिन शीट्स और थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बहुत सारी चीजों के लिए यूज हो सकता है भाई वो, जैसे कि क्या चीजें बना सकते हैं आप, टेंसिल्स बना सकते हो, वायर्स बना सकते हो। दूसरा आपको बताना है, 2 क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, सबसे ज्यादा लीडिंग क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या हैं आपके पास। 52% ऑफ इंडिया क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड इन बालाघाट माइंस में बनते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और दूसरा है मध्य प्रदेश, जो कि नहीं, बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में है और दूसरा लीडिंग प्रोड्यूसर है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, ये लिख लेना, झारखंड का। नेक्स्ट देखो, रबी क्रॉप्स क्या होती है। रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। वो ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो विंटर के स्टार्टिंग में बोई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आ जाता है। अब रबी क्रॉप को कैसे कल्टीवेट करते हैं, इरिगेशन के थ्रू। सिंस मॉनसून्स तो उस समय तक ऑलरेडी जा चुके होते हैं, तो इसमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, यानी पानी देना पड़ता है, ठीक है। और जो अनसीजनल शावर है, जैसे नवंबर दिसंबर में, अभी ठंडियों में, अभी 1-2 दिन पहले, कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी, तो वो क्रॉप्स को बेटा खराब करते हैं। तो जो अनसीजनल ये मॉनसून है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है रबी क्रॉप्स के लिए। और दूसरा क्या होता है, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्रीन पीस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मेजर रबी क्रॉप्स के, ठीक है। अब है आपके पास, हमें रिन्यूएबल सोर्सेज
रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्यों यूज करना चाहिए? बहुत बार अभी पहले भी हमने पढ़ा था क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि सोलर लाइन ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, डिप्लीट नहीं हो सकते भाई, रिन्यूएबल है, बार बार रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी नहीं होंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल चीजें नहीं एमिट करते हैं एनवायरमेंट में। जो ये रिसोर्सेज होती हैं ये क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, और तो और ये एयर पोल्यूशन भी कम करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज को भी कम कर सकते हैं बाय इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बहुत सारे फायदे होते हैं इसके। एक तो बार बार रिन्यू कर सकते हो, जैसे पहले बताया, कोई हार्मफुल एमिशंस नहीं निकलती है, नेचुरल गैस में कोई हार्मफुल एमिशंस नहीं है, एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो सकता है, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो सकती है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, ऑयल, गैस हमारे एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है। और रिन्यूएबल, अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करें तो उससे क्या होगा, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है। ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है आपका कि मेजर आयरन ओर बेल्ट्स कौन कौन सी हैं इंडिया की। तो पहला है ओडिशा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, फिर आता है आपके बेलारी चित्रदुर्गा बेल्ट, और होता है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट बेल्ट्स हैं जहां पे आपको आयरन ओर मिलता है, और ये आप प्लीज पढ़ लेना। यहाँ पे क्या होता है, ओडिशा झारखंड बेल्ट में हाई ग्रेड हर्माइट ओर, हर्माइट ओर का क्या मतलब होता है, जिसमें 50% से ज्यादा आयरन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में वेरी हाई ग्रेड हर्माइट फाउंड किया मिलता है। ये सारा आपको बच्चों रटना पड़ेगा, मतलब मैं तो ऑफ कोर्स आपको बता रही हूँ, बट ये आपको रटने ही पड़ेंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एग्रीकल्चर। क्या होता है, बहुत इजी लिख सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, और 2 मार्क्स में आया हुआ है। रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के बारे में अभी आपने पढ़ा। खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जो रेनी सीजन के स्टार्टिंग में लगाई जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और गर्म वेदर चाहिए ग्रो करने के लिए। दे रिक्वायर शॉर्टर डे लेंथ, मतलब डे लेंथ कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके खरीफ क्रॉप्स है, और यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। रबी क्रॉप्स के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया था, ये रिपीट हो गया। 5 फैक्टर्स जो इंडस्ट्री की लोकेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अभी तक हमने जितनी इंडस्ट्रीज पढ़ी, हमने एक चीज़ देखी कि वो इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा वाटर फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा सस्ती है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है, रॉ मटेरियल बड़ी इजीली मिल जा रहा है। तो वही चीज़ें बस आपको यहाँ पे एज अ होल लिख देनी है। तो कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो क्या चीज़ें देखनी होंगी, सबसे पहले तो देखना होगा कि भाई रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है। दूसरा देखना पड़ेगा क्या चीप लेबर अवेलेबल है, जैसे हमने बोला था कि जूट इंडस्ट्री हम हुगली के पास लगा देते हैं, या फिर कैपिटल या फिर बैंकिंग फैसिलिटीज है या नहीं है, पावर या बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं है। यही सारी चीजें हम देखते हैं, इसको बस आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये रहा कि अगर हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो छोटा नागपुर रीजन में क्यों है, ठीक है। तो एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। सेम वही जैसे हमने हुगली रिवर के लिए लिखा कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। सबसे पहले तो वहां पे क्या मिलता है, जो आयरन ओर है, कोल है, लाइमस्टोन है, मैग्नीज है, वो बहुत ही ज्यादा पास में प्रेजेंट होता है। दूसरा गुड नेटवर्क है, रोड्स वगैरह बहुत अच्छी बनी हुई है, तो ईजिली रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। रिवर्स में बहुत चीप इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन मिल सकता है। कोलकाता सिटी के पास है, बहुत बड़ा मार्केट है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है। चीप लेबर अवेलेबल है भाई, ओडिशा से अटैच है, बिहार के बॉर्डर्स पे टच करता है, तो चीप लेबर अवेलेबल है। और लास्ट में इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो आपके आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो छोटा नागपुर रीजन के पास है। डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स क्या है, ये है। पहला शिफ्टिंग कल्चर, प्लांटेशन कल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंटेंसिव कल्चर, ठीक है। आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, इस पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक एक बार आपको एक एक लाइन देख लेनी है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है भाई, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ऐसी फार्मिंग होती है जो किस पे डिपेंड होती है, रेनफॉल पे डिपेंड होती है, इरिगेशन से ज्यादा। मतलब रेनफॉल की वजह से जो भी आपकी क्या होगी, हार्वेस्टिंग होगी, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। अब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, कि ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जो ज्यादा से ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे डिपेंड करता है रादर देन इरिगेशन। यानी वो एग्रीकल्चर में रेनफॉल ज्यादा डिपेंड करता है, रेनफॉल पे ज्यादा डिपेंड करता है, इरिगेशन पे डिपेंड नहीं करता। एरिड और सेमी एरिड रीजन में होता है। एरिड और सेमी एरिड रीजन मतलब बंजर इलाकों पे। तो यानी कि यहाँ पे कैसा प्लांट ग्रो होता होगा, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, यानी कि जो सूखा पड़ने पे खराब ना हो जाए। तो क्या क्या चीजें ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे, मिलेट्स हो गया, पल्सेस हो गई, ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं भाई ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या है, इन विच मॉइस्चर इज मेंटेन्ड, जिसमें हम मॉइस्चर को मेंटेन करके रखते हैं। और वेट फार्मिंग में क्या है,
जिसमें रेन्स पर डिपेंड है, बारिश पर डिपेंड रहेगा भाई, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें मॉइस्चर मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ये लगा दिया, ये अभी आपको बताया था ना मैंने पीछे, और इसमें देखो मॉइस्चर हमें क्या करना पड़ रहा है, वेट फार्मिंग में क्या है, टाइप ऑफ फार्मिंग जिसपे मोस्टली रेंज पे जो डिपेंड होती है, ये थोड़ा थोड़ा ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि सोलर एनर्जी का ब्राइट फ्यूचर है? बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर है। आपने देखा होगा कितनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, प्रेशर कुकर्स, हर एक चीज, काफी चीजें हैं, आपके इवन गीजर्स भी आपके सोलर एनर्जी से बहुत ईजिली चल पाते हैं। तो एक तो हमारे पास क्या हो गया, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, और दूसरी चीज वी आर ब्लेस्ड विद सोलर एनर्जी। इतनी सारी सोलर एनर्जी अवेलेबल है कि वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, रीन्यूएबल है। और आप क्या लिख सकते हो, बहुत अबंडेंस में है, इनएग्जॉस्टिबल है, ट्रॉपिकल कंट्री भी है, तो बहुत इजी है सोलर प्लांट लगाना हमारे दोनों ही अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी। तो ये थे यार आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने आपको एक ब्रीफ समरी दे दी है, आप इस वीडियो को 2x पे लगा के एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। इस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे ही लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हो। कल मेरा हिस्ट्री का लाइव है, तो आप एग्जैक्ट 12 बजे चैनल पे आ सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब